नवजोत रंधावा, बिहार से पहली खबर, जहां सासाराम में कोरोना को लेकर कोचिंग बंद कराने के विरोध में सड़क पर जबरदस्त संग्राम हुआ। 4 तस्वीरें। छात्र कोचिंग बंद कराने के फैसले का विरोध कर रहे थे। पुलिस की लगातार अपील के बाद भी सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस अधिकारी माइक से छात्रों को शांत कराने की अपील करते रहे। छात्र कलेक्टर दफ्तर भी घुस गए और वहां पर भी जमकर हंगामा किया और इस घटना में 3 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 9 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। तस्वीरें देखिए, सड़क पर किस तरीके से छात्रों ने हंगामा किया, आगजनी की। पुलिस बार बार माइक से छात्रों को समझाती रही, अपने भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। छात्र नहीं माने, पथराव भी किया, आगजनी भी की। आखिरकार पुलिस को इन बेकाबू छात्रों को काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से हंगामा छात्रों का, पुलिस की गाड़ी पर पथराव, आगजनी की तस्वीरें, बेकाबू होती छात्रों की भी। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, पहले तो जानना चाहेंगे अभी हालात क्या है वहां पर? देखिए नवजोत, अभी हालात को काबू है, लेकिन 2 घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे सासाराम का ये इलाका जो है, कलेक्ट्रेट के आसपास का इलाका, वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। और ये सब के पीछे दरअसल वजह ये थी कि पुलिस ने आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कराने के लिए पहुंची हुई थी, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से बिहार में भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद आज से 1 हफ्ते तक के लिए बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कई कोचिंग संस्थान सासाराम में चल रहे थे और प्रशासन के लोग पहुंचे थे कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिए। और जब इसी बीच जो है मामला बिगड़ गया और नाराज छात्रों ने पुलिस पर हमला कर दिया और फिर तस्वीरें सामने है किस तरीके से पुलिस से हाथापाई हुई है, आगजनी की गई है, पत्थरबाजी भी की गई है छात्रों की तरफ से। और तकरीबन 5000 के आसपास की भीड़ थी छात्रों की, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन के लोग के साथ हमला किया उन पर। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। रोहित मेरे से होगी जानकारी दे रहे थे। बढ़ेंगे आगे और अब शहादत को नमन। बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन है। गृह मंत्री अमित शाह खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ ही मौजूद थे। अमित शाह आज बीजापुर भी जा रहे हैं, जहां पर सीआरपीएफ का एक कैंप है। गृह मंत्री यहां पर सीआरपीएफ अधिकारियों से भी बात करेंगे। नक्सलियों के हमले के बाद बीजापुर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां यह भी बता दें कि एक जवान अभी भी लापता है, सुराग ढूंढने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ 31 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे अस्पताल भी और इन घायलों का हालचाल भी जानेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें, शहादत को नमन। छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है
और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। तो गृह मंत्री का भरोसा, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और ये लड़ाई हम जीतेंगे। इस बीच क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और हथियार भी लाए। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। तो तस्वीरें बीजापुर में शहादत और देश भर में मातम है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ में और इसके साथ ही साथ तमाम फोर्सेस के अधिकारियों से आज बैठक भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ घायल जवानों को मिलने भी अस्पताल जाएंगे। कोशिश ये कि आगे किस तरीके से इस लड़ाई को ले जाना है, क्योंकि भरोसा दिया आज गृह मंत्री ने कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आगे बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्राथमिक जांच शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सीबीआई डायरेक्टर को दी जाए और इसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दाखिल की जा सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने उन्हें 100 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया था। फिर इस प्रकार का इंडाइटमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय है। इस निर्णय के बाद नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकृत करना चाहिए या फिर उनको हटाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है, जिसमें रिश्वतखोरी, हफ्ताखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और तो सीबीआई जांच के आदेश, लेकिन क्या कह रहे हैं परमबीर, जरा वो भी सुनिए। Sir, how do you react to the High Court? No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to. No, I have no comments to make on this. Do you believe that the truth will come out, sir? No comments. No comments. The investigation has been given to CBI, sir. No comments. No comments. कोई प्रतिक्रिया परमबीर सिंह ने इस पर नहीं दी है। फिलहाल बात करेंगे कोरोना की, और बॉलीवुड में भी कोरोना का कहर अब देखने को मिल रहा है। तो कोरोना होने के बाद अभिनेता अक्षय कुमार अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी और इसके साथ ही साथ उनके साथ फिल्म राम सेतु की शूटिंग कर रहे 45 कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बॉलीवुड पर कोरोना का कहर जारी है। गोविंदा, एजाज खान दोनों को कोरोना हुआ है। इससे पहले आलिया भट्ट, आमिर खान भी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो देश भर में कुल मिलाकर अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मामले 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 के पार आंकड़ा महाराष्ट्र में। तस्वीरें देख लीजिए, महाराष्ट्र में 57,000 के पार आंकड़ा, और मुंबई में खास तौर पर, उसमें भी अगर मुंबई खास तौर पर बात करें तो 11,163 मामले पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। 222 लोगों ने जहां महाराष्ट्र में जान गंवाई, इनमें 25 लोग मुंबई के थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है कोरोना की चपेट में आने के बाद। इस बीच बॉलीवुड में कई कलाकार ऐसे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अक्षय कुमार ट्वीट करके जानकारी दी, फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। आलिया भट्ट पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। आमिर खान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भूमि पेडनेकर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। गोविंदा, एजाज खान, तमाम ऐसे कलाकार जो कोरोना से बच नहीं पाए।
तो राम सेतु फिल्म जिसकी शूटिंग भी चल रही थी, 45 कलाकार जूनियर कलाकार हैं, सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद फिलहाल शूटिंग रोक दी गई है। कल ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बॉलीवुड के कई कलाकारों से बात की थी कि लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती जरूर की जाएगी, और ऐसे में यह भी कहा गया था कि तमाम शूटिंग्स अगर होती हैं तो उसमें कम से कम लोगों को बुलाया जाए, ताकि जिस तरीके से महामारी का कहर लगातार महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई पर बरपा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। सख्ती की गई है लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है, और बांदा से पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी की भी रोपड़ के लिए रवाना हुई है। पूरे मिशन को लेकर काफी गोपनीयता बरती जा रही है और टीम का रूट भी नहीं बताया गया, तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है टीम का रूट। इस टीम के साथ साथ एक एम्बुलेंस भी है बाकायदा जो साथ में चलेगी। इसके अलावा एम्बुलेंस का वो एम्बुलेंस जो कि मुख्तार अंसारी ने इस्तेमाल की थी, जो कि रोपड़ जेल से लेकर मोहाली कोर्ट तक इस्तेमाल हुई थी, उसको लेकर भी मामला काफी गहराता जा रहा है। वो एक अलग जांच का विषय है। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर यूपी आना है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से पुलिस की एक बड़ी टीम रवाना हो चुकी है। पूरा मिशन सीक्रेट रखा गया है। बाराबंकी पुलिस की एक टीम क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में रोपड़ पंजाब गई थी, जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी, उसके बारे में जानकारी करने और उसको केस प्रॉपर्टी के रूप में हैंडओवर के लिए गई थी। जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस एक ढाबे के पास लावारिस हालत में मिली है, जिसे सदर थाना रोपड़ में लाया गया है। वहां उसकी गहनता से जांच की जा रही है कि ये एम्बुलेंस वही एम्बुलेंस है जो बाराबंकी में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड की गई थी। हमारे सीओ नवीन सिंह मौके पे मौजूद हैं पूरी टीम के साथ में, और गहनता से उसकी जांच की जा रही है, और यदि वही एम्बुलेंस है जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्टर्ड की गई है तो उसको कस्टडी में लिया जाएगा और उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा शिफ्ट करने की तैयारी फिलहाल चल रही है, और इस पर रोपड़ से और जानकारी दे रहे हैं सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में ले जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रोपड़ जेल का ये नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार पर लगातार कई गंभीर आरोप लग रहे थे इस मामले में, और खासकर मुख्तार अंसारी जो एम्बुलेंस इस्तेमाल कर रहा था उसको लेकर भी यूपी में एफआईआर दर्ज हुई। और अब जब यूपी से एक बड़े लाव लश्कर के साथ पुलिस की टीम यहां पर पहुंच रही है, जिसमें एम्बुलेंस, हेल्थ की टीम, कमांडो और यूपी पुलिस के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, और ये कहा जा रहा है कि 100 लोगों से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा काफिला पंजाब के रोपड़ पहुंच रहा है, और उसके साथ जो कागजी कार्रवाई हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस की 3 टीमें पहले ही रोपड़ में आकर जांच में जुटी हुई हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वही टीम पूरे रास्ते की निगरानी और पूरा रूट मैप तैयार कर बैठी हुई है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, रोपड़ जेल, आज तक। छात्रों की परीक्षा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा वो करने वाले हैं। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से रूबरू होंगे और उनसे बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स से भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं, और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है, और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। इस परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल।
आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा, वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा, 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे। टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।